करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपकी एडिटोरियल गुरु और आप सभी का स्वागत है दी एडिटोरियल टाइम्स ऑफ द हिंदू में। A very good morning to all of you. मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु है. Today is 29th of March 2018 and let's see what are the articles that we have for today's discussion. पर उससे पहले हम देखेंगे कि आज का हमारा कोट क्या आया है जो आपको एनर्जी से भर देगा. तो आज का जो कोट भेजा है वो मनीषा शर्मा ने भेजा है. बड़ी अच्छी सी बात उन्होंने 4 लाइन में बोली है. जरा उसे ध्यान से सुनते हैं क्या बोला है इन्होंने. जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा. तो बिल्कुल हाँ, बात सही है. जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, यानी जो संघर्ष करेगा उसी को ही सक्सेस मिलेगी. तो अगर आज आपको प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आप उस संघर्ष से लड़ रहे हैं और एक ना एक दिन आपको भी उजाला मिलेगा और आप सक्सेस तक अपनी पहुंचेंगे. थैंक यू वेरी मच मनीषा शर्मा, आपने बहुत अच्छा कोट यहाँ पर भेजा है. ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप सभी लोगों को इस कोट से एक एनर्जी मिली होगी और इसी पॉजिटिव एनर्जी से हम आगे बढ़ेंगे. मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरीके के पॉजिटिव भरे एनर्जी वाले कोट हमें भेजते रहेंगे जिनसे आपको एनर्जी मिलती है. चलिए बढ़ जाते हैं आज के आर्टिकल्स की तरफ. क्या आर्टिकल आज हमारे आए हैं? तो आर्टिकल्स में सबसे पहले है व्हेन डेवलपमेंट ब्रिंग लॉस. ये आर्टिकल हमारा रिलेटेड है फार्मर्स से. फार्मर्स का जो लैंड एक्विजिशन होता है उस भूमि अधिग्रहण में क्या इश्यूज हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसके रिगार्डिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसलिए नहीं कि उनकी भूमि अधिग्रहित करी जा रही है, बल्कि इसलिए कि इस अधिग्रहण से वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की परिस्थिति है, उसका लॉस हो रहा है. तो हमें फार्मर्स को लेकर के आजकल बहुत ही नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं. एक तरीके से मैं कहूँ तो लहर चल रही है फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर के. तो ये आज हम डिटेल में इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज कर्बिंग द खाप. ये आर्टिकल खाप पंचायत से रिलेटेड है. ऑनर किलिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, और उसी के रिगार्डिंग अभी क्या हुआ है कि हाई कोर्ट्स ने, कुछ पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स हैं जिन्होंने कुछ अपने डिसीजन दिए हैं. जैसे कि उन्होंने बोल दिया है कि पुलिस इसमें एक्टिव रोल प्ले करे. तो एडिटोरियल में यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का तो रोल है ही, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अच्छे रूल्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने पड़ेंगे इसको लेकर के, तभी हमारे देश में जो ऑनर किलिंग के केसेस हैं वो कम हो पाएंगे. नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है बेसलाइन इनजस्टिस. ये बहुत मैं कहूँगी अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि ये बताता है कि सिर्फ हमारी ही कंट्री में नहीं, बट आप कितने भी बड़े लेवल पर पहुंच जाएं, वुमेन को लेकर के जो थोड़ी इम्पार्शियलिटी है वो हर जगह पर है. यहाँ पे बात करी गई है एक न्यूज़ चैनल की, बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड लेवल का न्यूज़ चैनल है जिसमें 2 टेनिस स्टार्स हैं जो कमेंट्री करते हैं. ठीक, बट उसमें हुआ ये है कि जो फीमेल न्यूज़ रीडर है उसको कम पे किया जाता है इन कंपैरिजन टू द मेल रीडर. ठीक है, अब इस तरीके से देखिए कि सिर्फ $15,000 जो है वो फीमेल को पे किया जाता है और उसके कंपैरिजन में $1.5 लाख मेल को दिया जाता है, बल्कि फीमेल पर्सन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इनजस्टिस है फीमेल्स के साथ में. तो हम देखते हैं इस आर्टिकल में कि ना सिर्फ इंडिया में, हम इंडिया में बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, बट ये तो पूरी वर्ल्ड वाइड पर है जिसको हमको खत्म करने की जरूरत है. बिल्कुल, तो काफी इंटरेस्टिंग आज के आर्टिकल्स हैं. तो आर्टिकल्स को बिल्कुल डिटेल में अब आगे पढ़ेंगे, एडिटोरियल ग्रुप से समझेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या वोकैबुलरी वर्ड्स आज हमारे सामने आए हैं, तो उनको हम डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले मैं चाहूंगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट दीजिए 1 बाय 1. तब तक मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कौन सा वर्ड हमारा इस एडिटोरियल में यूज हुआ है. पहला यहाँ पर वर्ड आया आपका होल्ड आउट, जो कि फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब है, होल्ड आपकी वर्ब हो गई और आउट आपकी प्रेपोजिशन हो गई. तो वर्ब और प्रेपोजिशन से मिलकर बनी फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब है विरोध करना, प्रतिरोध करना. दैट इज कॉल्ड दी रेसिस्ट, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. तो रेसिस्ट करना, दैट इज कॉल्ड दी फ्रेजल वर्ब, जो कि होल्ड आउट की तरह यहाँ पर यूज हुआ है. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है असॉल्ट, जो कि नाउन की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है ए फिजिकल अटैक, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में हमला होना या एक तरीके का हमला. तो इस तरीके का कोई भी एक्शन है जो कि फिजिकल अटैक से रिलेटेड है, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज असॉल्ट. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया आउटसेट. ये भी आपका नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है किसी भी चीज की शुरुआत होना. तो स्टार्ट और बिगिन, शुरू होना, जिसे हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा है. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है अबेट. अबेट वर्ब की तरह यूज हुआ. हर वो वर्ड जहां पर ए वर्ड ऐड हो जाता है, यूजुअली इस तरीके के मैंने आपको जहां रूट वर्ड सिखाए हैं वहां ये भी बताया, ये नेगेटिव सेंस देता है.
तो अबेट का मतलब होता है एनकरेज करना, लेकिन ऐसी चीजों के लिए एनकरेज करना जो कि सही ना हो। एनकरेज टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी किसी गलत काम को करने के लिए एनकरेज करना, जिसे हम बोल सकते हैं उकसाना। नेक्स्ट वर्ड यहां पर दिया है अनकॉन्टेम्पलेटेड। तो कॉन्टेम्पलेटेड से अनकॉन्टेम्पलेटेड बना। अनकॉन्टेम्पलेटेड आपकी वर्ब है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहां पर, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हमने लिखा एक्सटेम्पोर यानी अचिंतित होना। तो नेक्स्ट वर्ड यहां पर दिया है गून, जो कि वर्ब की नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन जो हम बोल दिया जाए कि वो बेवकूफ पर्सन है या बेकार ऐसी हरकतें करता है कि उसको आदमी पसंद नहीं करे, यानी कि फुलिश और एसेंट्रिक पर्सन, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं घृणास्पद आदमी। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है रेस्ट्रेन, जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है फिर से वही एक तरीके का रुकावट आना, खेद पहुंचना, दैट इज कॉल्ड दी प्रिवेंट और स्टॉप, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में जिसका हो जाएगा मतलब नियंत्रित करना, या सेंस नियंत्रित करने के सेंस में आया, यानी प्रिवेंशन रोकना होगा, लेकिन नियंत्रित करना का सेंस यहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड यहां पर दिया है कैडरे, जो कैडरे नाउन है, यहां पर ऐसा लग गया कैडरेज हो गया, एक तरीके ग्रुप की तरह यूज होता है, एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में कई सारे एक्टिविस्ट होते हैं, किसी काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए वो एक्टिविस्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो इस ग्रुप होता है उस ग्रुप को बोलेंगे हम कैडरे। ए ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट इन अ कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में बोला कार्यकर्ताओं, प्लूरल है इसलिए। नेक्स्ट वर्ड यहां पर दिया है डीम, वर्ब की तरह यूज होता है। डीम का मतलब है रिगार्ड और कंसीडर इन अ स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक वे में किसी चीज को रिगार्ड करना या फिर समझना, कंसीडर करना, जिसे हमने बोला डीम। ठीक है, स्नैपशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, देन उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं कि यहां पर क्या क्या दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप सबको समझ आया हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ आ चुका है, ताकि हम इसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो भी आप वोकैबुलरी वर्ड्स को पढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे, चलिए आगे आ चुका है आपके सामने ये वर्ड्स, आप इन वर्ड्स को पढ़िए। क्या दिया है, पहला वर्ड दिया है यहाँ पर ओके इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है किसी भी तरीके की डिमांड होना, इंस्ट्रक्शंस या रिक्वेस्ट, जिसे आग्रह बोल सकते हैं एग्जैक्टली हम हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिगाइल, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है कोई चीज कैसी है, ब्रिटल है यानी टेंडर है, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में नाजुक। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रेकन, जो वर्ब की तरह यूज हुआ है, जिसका मतलब है वर्ब की तरह यूज होता है, यानी कोई काम है। एस्टैब्लिश बाय कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके किसी चीज को एस्टैब्लिश करना, तो इस काम को बोला जाता है रेकन, जिसे हम बोल सकते हैं संगठित। द सेकेंड लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट। एक तरीके का ये पर्सन हो गया, कोई अगर हमारे पास ए चीज है उसको रिप्लेस करने के लिए अगर कोई दूसरा है चीज बी पर्सन, तो उसको हम अलग रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट, विकल्प जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में। द लास्ट वर्ड वी हैव दैट इज द अलूफ, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है नॉट फ्रेंडली और फोर्थकमिंग, यानी जो पृथक हो, अलग हो, उसके जैसा ना हो, दैट इज कॉल्ड द अलूफ। तो दीस ऑल आर दी वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। तो ये समझ आ चुके हो, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, अपना इसको नोटबुक जो आप बना रहे हैं उसमें आप इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ पर वोकैबुलरी के बाद टाइटल पर। तो देखिए टाइटल बोला गया है यहाँ पर व्हेन डेवलपमेंट ब्रिंग्स लॉस। क्या होगा तब जब डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो क्या नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है उससे रिलेटेड है, सब हेडिंग पढ़ के समझ आ जाएगा। सब हेडिंग में दिया है एक केरला विलेजेस स्ट्रगल, केरला के एक विलेज का स्ट्रगल है अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन यानी कि जो उनकी भूमि का अधिग्रहण हो रहा है सरकार के द्वारा, उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध केरला के एक गांव का स्ट्रगल चल रहा है। हाईलाइट्स दी लार्जर डिबेट, जो कि एक बहुत बड़े मात्रा में डिबेट की तरीके से सामने आया है ऑन स्ट्राइकिंग दी राइट बैलेंस, जो कि डिमांड करता है एक तरीके का राइट बैलेंस होना चाहिए। तो क्या है एग्जैक्टली, एडिटोरियल गुरु प्लीज आप शुरू करें। इन द विलेज ऑफ केजातुर इन केरला कन्नूर डिस्ट्रिक्ट, ये विलेज है एक केजातुर जो कि लोकेटेड है केरला की कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स इज होल्डिंग आउट अगेंस्ट द अनाउंस। यहाँ के जो पर्टिकुलर फार्मर्स हैं वो एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द अनाउंस। कुछ अनाउंस हुआ है बट येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है एक्विजिशन ऑफ देयर फार्मलैंड। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो उनके फार्मलैंड्स हैं, उनकी जो खेती की जमीन है, उसको अधिग्रहित किया जाना है, और उस एक्विजिशन का अनाउंसमेंट हो चुका है बट अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है।
तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है जो कि केरला के एक विलेज में हो रहा है। बिल्कुल। और यही जो एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन क्यों किया जा रहा है, क्यों, पर्पस क्या है, तो इसका यहाँ पर्पस दिया है लॉन्ग कल्टीवेटेड फार्मलैंड, यानी कि जो फार्मलैंड है वो कैसी है, कल्टीवेटेड है, उपजाऊ फार्मलैंड है, इज टू बी लेयर्ड ओवर विद कॉन्क्रीट टू कंस्ट्रक्ट अ मोटरेबल रोड, यानी कि इसके ऊपर एक कंक्रीट बिछाकर, एक चीज बोला जाए तो हाईवे बनाया जाएगा, मोटरेबल रोड बनाया जाएगा। तो मोटरेबल जो रोड बनेगा वो किस पर बनेगा, ऐसी फार्मलैंड पर बनेगा जो कि कल्टीवेटेड फार्मलैंड है, लॉन्ग कल्टीवेटेड, जिसमें एक लंबे समय से वहां पर खेती हो रही है और आगे भी खेती होती जाएगी। तो इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो उनका विरोध काफी हद तक तो जायज है ही, जहां तक अभी आपने यहाँ पे पढ़ा भी है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसमें और बोला गया है। The farmers speak not only of the economic loss। अब जो यहाँ पे farmers protest कर रहे हैं वो सिर्फ उनके इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट द एक्विजिशन मीन्स टू देम जो कि एक्विजिशन से उनका बेसिकली क्या है कि अब वहाँ पे आपके रोड्स बन जाएंगी तो उससे जो उनकी खड़ी फसलें हैं, उनकी खेत हैं, वो जमीन चली जाएगी, जिससे उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा। पूरे साल उन्होंने उस पर्टिकुलर फसल पर दिया है और अब उसको एकदम से डैमेज कर दोगे तो उनकी तो पूरी साल भर की मेहनत चली गई ना। बट ये सिर्फ इसी इकोनॉमिक लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये अपोज कर रहे हैं वहाँ के लॉस ऑफ हैबिटेट को, वाटर सोर्सेस को एंड अदर नेचुरल कैपिटल्स को, क्योंकि जो पूरा का पूरा वहाँ का इकोलॉजी है वो डैमेज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। जो वहाँ का हैबिटेट है, वो चाहे वहाँ के आप पक्षियों को ले लीजिए, जानवरों को ले लीजिए, उन सबको वहाँ पे नुकसान होगा। तो ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न है फार्मर्स का, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, और ये बात बिल्कुल सही है, प्रोटेस्ट उनका जायज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान तो इसमें होना ही है। क्योंकि बच्चों आप जरा खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नुकसान वहां पर है या नहीं है। क्योंकि देखिए फार्मर्स अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है, लैंड एक्विजिशन जरूर करती है, ठीक है, लैंड एक्विजिशन करने क्यों कर रही है, क्योंकि उन्हें रोड बनाना, चलो ये बात भी ठीक है, रोड बनेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो रोड बन रहा है वो कैसी जमीन के ऊपर बन रहा है, ऐसी जमीन जो कल्टीवेट किया जा सकता है उससे बहुत अच्छे से, जहां पर उपजाऊ जमीन है, जरा उपजाऊ जमीन है जहां से वो खेती करते हैं, वो अगर चली जाएगी उनके पास तो ऑल्टरनेटिव उनके पास कुछ और बचेगा नहीं ना, इसलिए वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सब कुछ चला जाएगा तो उससे एक दो चीज खराब नहीं होगी, वहां लॉस होगा हैबिटेट का, वाटर रिसोर्सेज का और नेचुरल कैपिटल का, वहां पर कहीं ना कहीं लॉस होगा, इसलिए वो इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी हद तक इनका प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे देखिए ना कि एग्रीकल्चर का हमारा लॉस हो रहा है, और जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की। तो बोलते ही है मैम कि कृषि प्रधान देश है भारत, बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। और बिल्कुल, और इस कृषि प्रधान देश में कृषि को ही डैमेज किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। तो ऐसा डेवलपमेंट किस नाम का, जो हमारे बेसिक रिसोर्सेज को ही खत्म कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए मैम इसमें आगे ये बोला भी है कि गवर्नमेंट इतना कुछ खास ध्यान भी नहीं दे रही है। देखो बच्चों आगे क्या बोला गया, इसमें बोला है कि द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट, जो अभी प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है, हैज शोन इटसेल्फ टू बी सिंपैथेटिक टू दोज हु विश टू होल्ड आउट। अब वो यहाँ पर हैज नॉट शोन, यानी कि वो ये कोई भी इस तरीके का सिंपैथेटिक नहीं बता रही है, सिंपैथी दर्शा नहीं रही है उन लोगों के लिए जो होल्ड आउट कर रहे हैं, यानी कि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनके लिए कोई सिंपैथी गवर्नमेंट नहीं दिखा रही है। इट हैज नॉट इवन पब्लिकली आस्क्ड, बल्कि गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं कहा दैट पीस बी मेंटेन, कि जो शांति आप लोग शांति बनाए रखिए, गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं कहा। लीव अलोन रेस्ट्रेन इट्स कैडरेज ऑन द ग्राउंड, जो वहां पर कैडरेज है यानी कि जो वहां पर ग्रुप इकट्ठा हुआ है एक्टिविस्ट का, उन्हें छोड़ दिया अकेले, कि जो इच्छा है वो जो मन मर्जी करना चाहते हो करो। हालांकि ऐसे कोई नुकसान नहीं कर रहे वो किसी को, लेकिन जिस तरीके का वो रेस्ट्रेन कर रहे हैं तो उनको कह दिया कि ठीक है जैसा रेस्ट्रेन करना चाह रहे हो करो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे कुछ खास उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल सर, अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रही है फार्मर्स के पॉइंट एग्जैक्टली मैम, और सेकेंड थिंग कि वो उस डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है जो वहाँ की इकोनॉमी को ताक पर रख करके बनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसी तरीके का एक केस पहले भी हमने देखा है। अच्छा। इट वाज ऑब्जर्व्ड एट नंदीग्राम वेस्ट बंगाल इन 2007। सेम इस तरीके का केस हुआ था नंदीग्राम में, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और कब हुआ था 2007 में, when the government of Buddhadev Bhattacharjee had tried to acquire farmland to be handed over to an Indonesian chemical firm। उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी बुद्धादेव भट्टाचार्य की, उन्होंने जो फार्मलैंड था उसको कोशिश करी थी एक्वायर करने की, और उसको एक्वायर करके एक केमिकल फर्म को देने की बात करी थी। तो जो हमारी वहां की भी फसलें थी वो डैमेज होती हैं और वो कहाँ पे चली जाती है, एक फर्म के पास में, जो देखा जाए तो हमको बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती है। सर अब आप एक बात बताइए, जो रोड है वो तो आप कहीं और से भी
निकाल सकते हो, उसके लिए और तरीके भी निकाल सकते हैं, बट जो क्रॉप है वो कहाँ जाएगी? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए कई बार अगर आप देखें किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जहां पर उन्हें बहुत सारे रोड्स मैम बनाने होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, देखिए आपका एक ब्रिज गया ऐसे, दूसरा ब्रिज चला गया ऐसे, तीसरा ब्रिज चला गया ऐसे, चौथा चला गया ऐसे, पांचवा चला गया ऐसे, आपको जहां भी जाना है वो ब्रिज बना देते हैं बहुत सारे। नीचे का स्पेस तो यूज हुआ, ऊपर का भी यूज हो गया। तो तरीके कई सारे हैं, और उसमें से देखिए यहाँ पर बोला भी गया है व्हेन ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट, जब ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट हो तब भी हमें ऐसा करने की क्यों जरूरत है? इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी? क्या ये बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली जरूरी है टू बिल्ड अ बाईपास थ्रू दी पैडी फील्ड्स ऑफ कीजतुर, यानी कीजतुर की जो पैडी फील्ड्स हैं जहां पर ये धान की खेती होती है, वहां पर क्या बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बाईपास रोड बनाया जाए? बाय एटलीस्ट वन अकाउंट इट इज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है जो इन्होंने यहाँ बोला मैम महोदय ने, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा जरूरी कि वहां पर बाईपास बनना ही बनना चाहिए। The Kerala Shastra Sahitya Parishad has presented to the Kerala government an alternative. अब इसी तरीके का जो इसी पूरे केस को लेकर के एक ऑल्टरनेटिव है जिससे किसानों की भी बात रह जाए और जो गवर्नमेंट है उसका डेवलपमेंट भी हो जाए, तो इसके लिए वहाँ की केरला शास्त्र साहित्य परिषद है जिसने एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट को सुझाया है। वो क्या ऑल्टरनेटिव है सर, आपको एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल, देखिए ऑल्टरनेटिव मैम वही है जो अभी मैंने बताया मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो यूजुअली होता है कि दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग एन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, यानी कि इसमें एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाए जाए, यानी कि जो ब्रिजेस होते हैं बड़े बड़े वो ब्रिजेस बनाए जाए। अब ब्रिजेस से देखिए क्या होगा मैम, ब्रिजेस से क्या होगा कि अगर ये मेरा खेत है, ये सपोज ये खेत जा रहा है, ठीक है, अब ब्रिजेस में क्या होगा कि एक पोल लग जाएगा, बात खत्म, फिर आगे गए, फिर एक पोल लग गया, बात खत्म, फिर आगे का ये पोल लगा और ये बात खत्म, ये पोल्स के ऊपर चला जाएगा, है ना, पोल्स के ऊपर के ऊपर बन जाएगा, ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। अब ये एलिवेटेड नहीं होंगे, अगर वैसे होंगे जहां पर देखिए अगर बोला जाए कई बार ब्रिजेस ऐसे भी बनते हैं कि जहां पर पूरी की पूरी वो लैंड को एक्वायर कर लेते हैं, तो उसमें लैंड ज्यादा जाती है, तो इस तरीके के एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दिया है। बिल्कुल सर, इससे क्या होगा ना कि जो हमारे खेत हैं वो बचे रह जाएंगे और उनका डेवलपमेंट भी हो जाएगा, तो दोनों लोगों का पॉइंट रह जाएगा। बट ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इस तरीके का प्रपोजल अब अभी सिर्फ प्रपोजल ही है, एक्सेप्ट नहीं किया है गवर्नमेंट। तो मैम ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? सब आई डोंट नो क्यों नहीं कर रही है, बट हो सकता है ना कि गवर्नमेंट उसके कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, और मे बी एक रीजन और भी तो हो सकता है कि अगर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाएगी तो उसके पास में ज्यादा उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ये भी हो सकता है, ये भी एक रीजन है। हालांकि अभी तो ये प्रपोजल है, आज देखते हैं क्या और हो सकता है। बस वैसे बच्चों आपको भी मालूम पड़ रहा होगा, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि यहाँ पर जरूरत है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, इसके पीछे की रीजन आप अपने बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है। चलिए देखिए, हम सिर्फ ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हम सिर्फ फार्मर्स का ही क्यों सोचिए, जो गवर्नमेंट सोच रही है वो भी हमको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ये लिखिए कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्यों इस तरीके के प्रपोजल्स लेकर के आती है, और ये बताइए कि डेवलपमेंट इतना क्यों जरूरी है कि हम अपने एग्रीकल्चर को, हमारी इकोलॉजी को ही एक तरीके से साइड बाय साइड देखते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम देखेंगे, चलो पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट कितना करती है कितना नहीं, वो हमें पता चलेगा बेटा, आज के आगे आर्टिकल जो पढ़ेंगे उसमें मालूम पड़ जाएगा। चलिए इसमें पढ़ते ही क्या है, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दैट वुड लीव दी पैडी फील्ड्स ऑफ केजतुर अनडैमेज, जिससे क्या होगा ये फील्ड्स अनडैमेज रहेंगे। ओके, द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट दिस प्रपोजल विद सीरियसनेस, द गवर्नमेंट को इस प्रपोजल को सीरियसनेस से बिल्कुल ट्रीट करने की जरूरत है। The agitating farmers have categorically stated that they are not against road। अब जो वहाँ के फार्मर्स हैं उन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा है कि वो रोड्स के अगेंस्ट नहीं है, वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, only that they wish to avoid the destruction of not just cropland but an entire ecosystem। बट वो इस चीज को लेकर के ज्यादा कंसर्न है कि वहां का पूरा क्रोपलैंड है और जो पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा इस तरीके के रोड से। दैट इनकम्पासेस द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में आता है केरला, ये आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो केरला स्टेट है वो वेस्टर्न घाट में आता है, और वेस्टर्न घाट इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स इकोलॉजी देखने को मिलती है, हैबिटेट वहाँ का बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और एक तरीके से हम देखें तो वो हॉटस्पॉट है कि वहाँ पर आप किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा पहले से परमिशन लेनी पड़ेंगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर इस कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है जिसको लेकर के फार्मर्स कंसर्न है। बिल्कुल, तो ये यहाँ बात बोली गई। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि देखिए फार्मर्स देखिए मैम कितने
अच्छे से ये बात कह रहे हैं और बड़े समझदार हैं मैम फार्मर। जैसे आप बात कर ही रहे थे भी कुछ देर पहले भी बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, ये देखे थे कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ मुंबई में, जो प्रोटेस्ट बड़े शांति से प्रोटेस्ट हुआ, वो बड़े समझदारी से प्रोटेस्ट करे। ऐसा नहीं कि ट्रेन की पटरियां उखाड़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, ऐसा नहीं कि आग लगा रहे हैं, वो नहीं है कुछ भी। ऐसे इन्होंने भी यहाँ कहा कि हाँ ठीक है, वो समझते हैं कि रोड्स के अगेंस्ट नहीं, रोड्स बनने चाहिए, लेकिन रोड्स बनने चाहिए, लेकिन इसके मतलब क्या है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि दूसरा बड़ा नुकसान ना हो। ये अच्छी बात है यहाँ पर जो सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हमारे फार्मर्स काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं आज की डेट में, और बहुत वैसे भी वो पहले से ही रिस्पॉन्सिबल थे। पूरी इकोनॉमी हमारी फार्मर्स के भरोसे चल रही है, बिल्कुल ठीक है। बट आजकल जो उनके देखने को मिल रहे हैं ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो एकदम बदलता जा रहा है, प्रोटेस्ट का तरीका उनका बदल रहा है, और वो टुवर्ड्स जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारी नेशनल इंटरेस्ट है, उनको लेकर के वो सीरियस हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैम। देखिए आगे यहाँ पर लाइन में भी लिखा हुआ है इन्होंने कि दे हैव आल्सो स्टेटेड अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन के लिए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो बिल्कुल ऑफकोर्स आज की बात में बिल्कुल सच्चाई है ही और लगता ही है। चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ पर आगे क्या बोला गया है इसी के बारे में। The paddy fields of Kezatur are the commonwealth of the people of India to be preserved as a source of food. अब जो हमारे पैडी फील्ड है, यानी कि जो धान के खेत है हमारे इस पर्टिकुलर गांव में, वो इंडिया के पीपल के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमारा फूड का सोर्स है। बिल्कुल हमारी स्टेपल फूड है राइस, और हम सभी के लिए अगर देखें तो हम राइस के बिना तो सोच ही नहीं सकते ना अपना खाना, तो ये जरूरी है और इसको प्रिजर्व करना भी जरूरी है। For which by the way a road is not a substitute, और जिसका कोई रास्ता नहीं है, हम रोड को उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते ना कि वो उसका सब्स्टिट्यूट है कि एक तरफ रोड बना लिया, दूसरी तरफ हमारे धान की खेती है वो हटा दे। तो ये बिल्कुल बात यहाँ तक सही है। आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक अगर समझ आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें समझ आया है। आज हमारा वीडियो ऑफलाइन हो रहा है, बट डू नॉट वरी, कुछ टेक्निकल इशू है वो जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, डू नॉट वरी। आज ही थोड़ी बहुत देर में सही हो जाएगा, देन उसके बाद कल से वीडियो फिर से आपको लाइव मिलेगा। लेकिन आप कॉमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताइएगा यहाँ तक समझ आया है, येस और नो। नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं हम इसके कंक्लूजन पर कि कंक्लूजन में क्या बोला। अपने पॉइंट ऑफ व्यू साथ में लिखते जाइएगा, हर एक लाइन से लेकर किस लाइन में आपको क्या कहना है, किस लाइन को आपको लगता है कि हाँ इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े अलग हैं, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ जाते हैं कि कंक्लूजन में यहाँ ऑथर क्या कहते हैं। दिया हुआ है कि एवरीथिंग, हर एक चीज, जैसे क्या क्या है, इकोनॉमिक्स, नेचुरल कंजर्वेशन, कंसर्न फॉर फूड प्रोडक्शन इन अ स्टेट वेयर पैडी कल्टीवेशन कुड बिकम एक्सटेंट, यानी कि कंसर्न कहाँ, फूड प्रोडक्शन में, एक ऐसी स्टेट में जहां पर जो पेडी कल्टीवेशन है यानी कि धान की जो खेती है वो कैसी हो रही है, एक्सटेंट हो रही है, यानी खत्म होने की कगार पर है। इफ करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर करंट का जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहा, कंटिन्यू इन द सेंस अगर यहाँ पर रोड बना, सड़कें बनी, हाईवेज बना, तो ये कहीं ना कहीं एक्सटेंट होने की कगार पर बिल्कुल बनता है ना मैम? बिल्कुल सर, और यहाँ पे जरूरत है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी सीरियसली लेना पड़ेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर इररिस्पॉन्सिबल है, बट वो पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट को लेकर के कंसर्न नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑर्डर का कहना है। एग्जैक्टली। He could listen to his party members and welding state path win the battle against an unarmed group of agitators। अब यहाँ पे ऑर्डर 2 पॉइंट्स बोल रहे हैं जो मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छे लगे, कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि या तो वो अपनी जो स्टेट के लोग हैं, मतलब जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनके बारे में सुने, और जो एक अनआर्म्ड ग्रुप की तरफ उनकी जो बैटल है उसको वो जीत सकते हैं, ठीक है, अगर वो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो चाहें तो वो उसी धान के खेतों में वहाँ पे चिड़िया की गूंज को सुन सकते हैं, यानी कि या तो एक तरफ वो चाहें तो वो डेवलपमेंट कर सकते हैं और दूसरी तरफ वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब डिसाइड उनको करना है कि उनको क्या करना है। ये बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव तरीके से मैम इन लोगों ने समापन किया है इस वाले अपने आर्टिकल का। हालांकि देखने को नहीं मिलता हमें जनरली कि बहुत अच्छे तरीके से ये लोग आर्टिकल को एंड करते हैं, लेकिन आज का आर्टिकल में बेटा कंक्लूजन आपको मिल गया। यूजुअली आप लोगों को आपको कंक्लूजन नहीं मिल पाता, तो इसमें आज कंक्लूजन ये मिला है जो कि ऑथर ने अपने हिसाब से दिया है। आपके अपने खुद की कंक्लूजन हो सकते हैं जो कि बिल्कुल वेरी कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं। आप अपने जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा कि क्या आपका सोचना है, क्या आप सोचते हैं। हमें आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का बिल्कुल इंतजार रहेगा जिसका आप यहां पर जवाब देंगे। तो इस सेशन में जो एक आर्टिकल था उस आर्टिकल में आज इतना ही है जिसको आज आपने यहाँ पर समझा है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं हर बार बताता हूँ, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट हो या फिर आप में से ही कोई अगर ऐसे हो जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है या फिर गवर्नमेंट जॉब जिनकी लग चुकी है और आप अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो महिंद्रा गुरु आपको एक मौका देगी जिसमें आप हमारे
साथ बैठे होंगे, सभी गुरु होंगे और स्टूडियो में आकर आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे और लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ जो आपको देखकर मोटिवेट होंगे और वो भी गवर्नमेंट जॉब्स जरूर ले पाएंगे। तो अगर कोई आप में से ऐसा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, आप वहां पर आकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। हम आपको फिर या हमारी टीम आपको कॉल करके बुलाएगी। चलिए हम बढ़ जाते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारी एडिटोरियल सेक्शन से है। हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे थे, इकोलॉजी की बात कर रहे थे, तो अब आपको क्वेश्चन बताना है कि वेस्टर्न घाट्स की क्या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं वेस्टर्न घाट्स, और दूसरी बात कि क्यों इनको इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, प्रिजर्व करने की बात करी जाती है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिक महत्वता को लिखिए। तो ये क्वेश्चन था हमारा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि वेस्टर्न घाट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बिल्कुल। एक बात ये भी है कि जैसे कि कौन कौन से स्टेट्स वेस्टर्न घाट से कनेक्टेड हैं या वेस्टर्न घाट के अंदर आते हैं, ये सब अगर आप पॉइंट्स वेस्टर्न घाट के आंसर में ऐड करेंगे तो आपके लिए आंसर बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाएगा और साथ साथ आपकी नॉलेज भी डे बाय डे इनहांस होती जाएगी। बिल्कुल मैम, होता ही है। ये वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स में कहता हूँ वन बाय वन अगर हम करेंगे तो ज्योग्राफी का भी पोर्शन का काफी हद तक कवर होता जाएगा। अगर ये किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर ज्योग्राफी या जनरल साइंस का अगर ये इस तरीके का पोर्शन अगर कोई आता तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प इनको मिलेगी। आज का में भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफी इंटरेस्टिंग भी आर्टिकल था। तो आप लोगों को बेटा ये पढ़कर इंटरेस्टिंग आर्टिकल को इसका अपने विचार जरूर लिखकर देने, जिसका हम इंतजार करेंगे यहाँ कमेंट बॉक्स पर। बिल्कुल सर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी के लिए भी, आपकी डे बाय डे की नॉलेज को एनहांस करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अब बढ़ जाते हैं हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो कि है सिनोनिम एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। आज के जो भी वर्ड्स हैं उनके आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स लिखने हैं। और इस सेशन को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलेंगे ऑनलाइन क्लासेस में आप नए एडिटोरियल और नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।